आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस चैप्टर में हम आपको क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको अति लघुत्तरीय पढ़ा देंगे, नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय बता देंगे। चलिए, पहला चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाएँ। जानकारी के लिए आपको बता दें, जो कोशिका से ही हमारा शरीर बना रहता है। किसी जीव का शरीर कोशिका से ही बना रहता है, जिसमें कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय जैसे मानव। चलिए, अब ये बताते हैं जो कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। वो जो है सो माइक्रोस्कोप के बाद कोशिका का खोज किया गया, क्योंकि कोशिका को जिस यंत्र से देखा गया वो माइक्रोस्कोप था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जानकारी के लिए आपको बताएं, जो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका जिसे बोलते हैं। और पक्षी में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, इतना आपको हम चैप्टर के जानकारी दे चुके हैं। चलिए, अब आपको अति लघुत्तरीय पे ले चलते हैं। चलिए, अति लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। यहाँ पे हम कॉपी में सब लिख के रखे हैं पहले से, आंसर छोटा करके। कोशिका की सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने देखा 1665 ईस्वी में। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने, वो अंग्रेज वैज्ञानिक था, 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। अभी हम आपको बताए थे जो सभी जीव कोशिका के ही बने होते हैं। यह जीवन की मूलभूत इकाई है। हाँ, जीवित कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, वो होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आप समझ गए, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं और ये जीवन की मूलभूत इकाई हैं। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं कोशिका को। चलिए अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है सो पादप कोशिका में पाई जाती है। नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखे हम, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन है। माइटोकॉन्ड्रिया के जनक अल्टेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके क्यों कहते हैं? जब हमारे शरीर के कुछ तत्व काम करना छोड़ देते हैं तो लाइसोम का काम है। तो लाइसोम क्या करता है, अपना जो है शरीर को फाड़ लेता है। शरीर को जब फाड़ता है तो उसमें जल अपघटक निकलते हैं जो गलाने का काम करता है। इसलिए ये जो अपने आप को फाड़ लेता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम। ये खुदरी प्रकार का होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। अगला है, लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक जो है
सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है। कोशिका के दो अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक। कोशिका के दो अंग कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक, इसमें डीएनए पाया जाता है। अगला है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो आपको पता होगा भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका जनक आपको बोल दिया आल्टेन है। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति जो है कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति जो होती है बहुत कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य एवं सजीव होती है। कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली क्या है? अर्ध परागम्य एवं सजीव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलते हैं आपको। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इसको मन के चयन किया जाता है, जो कुछ ही पदार्थ अंदर आएंगे कुछ ही पदार्थ बाहर जाएंगे, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। फिर से देख लीजिए, कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं आ जा सकते हैं, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या है? क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अगला है, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संचय का कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संचय का कार्य करता है। अंतःपर्दिवीय जालिका कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, एक चिकनी एक दानेदार। एक जो होती है चिकनी प्रकार की होती है, एक होती है दानेदार प्रकार की। चिकनी का काम क्या है? वसा बनाना। क्या है? वसा बनाना। और दानेदार का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ठीक है। अगला आप देखिए, कौन सा कोशिकीय रचना जीन वाहक है? डीएनए। कौन सी कोशिका रचना जीन वाहक है? डीएनए। अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं, देख लीजिए आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17 देखिए क्या लिखा है, क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोस की तरह दिखाई पड़ते हैं? जब क्रोमोसोम का विभाजन होता है, जब क्रोमोसोम बट जाता है तो क्रोमेटिन धागे की तरह दिखाई देता है। चलिए देखिए, कोशिका विभाजन के समय यानी कोशिका जब बढ़ती है तब वो क्रोमेटिन धागे क्रोमोसोम की तरह दिखते हैं। चलिए, जीन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। चलिए अगला लिखा है, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? क्रोमोसोम जो होता है इसका निर्माण जो है किस किस घटकों से होता है? एलिकीन से होता है, एलिकील, मैट्रिक्स, क्रोमाइडिक्स, क्रोमोनीमाइटा और सेंट्रोमियर घटकों में होता है। थोड़ा इसका तो ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम का निर्माण एलिकील, मैट्रिक्स, क्रोमाइटिक्स, क्रोमोनीमाइटा और सेंट्रोमियर घटकों से होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका जो है केंद्रक
के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव में पाया जाता है। केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए 22 नंबर पे ले चलते हैं। 22 नंबर है, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो सिर्फ विसरण के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है स्टोमेटा, स्टोमेटा आप जानते हैं, स्टोमेटा द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण द्वारा। पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस प्रकार का उपयोग होता है? परासरण द्वारा। ये एक दाब होता है। जीवों का शरीर किससे बना होता है? आपको शुरुआती में बोल दिए थे, कोशिका से। सभी जीव का शरीर कोशिका से ही बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर आप देखिए क्या लिखा है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एवं कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिका विभाजन द्वारा। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण जो अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा, अमीबा जो है सो अपना आकार बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? अब किस जीव में कितनी कोशिका होगी तो उसका शरीर के आकार से, जैसे हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, बहुत आकार उसका बड़ा रहता है तो उसमें ज़्यादा कोशिका होगी। अब जैसे चूहा का आकार छोटा होता है, उसमें कम कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर रहता है। ठीक है। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? मैक्स मूल्ज ने केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम बताया था। किसने? मैक्स मूल्ज ने केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम बताया था। ये 29 नंबर क्वेश्चन था। 30 पर ले चलते हैं। 30 नंबर आप बताइए 30 नंबर क्या लिखा है? ये किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? ये किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? विर्चो ने। किसने कहा था? विर्चो ने क्या बोला, जो नई कोशिका का जो निर्माण है वो पहले से मौजूद है, विर्चो ने कहा था। कोशिका द्रव तथा एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। अगला है, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? कोशिका भित्ति आपको बता दिए कड़ी और निर्जीव होती है, और कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागमय एवं सजीव होती है। किस कारण रहती है निर्जीव? सेल्यूलोस के कारण। किसके कारण? सेल्यूलोस के कारण जो है कोशिका भित्ति निर्जीव रहती है, सेल्यूलोज के कारण। ठीक है। झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त, जिसमें झिल्ली प्रकार का रहता है कोशिका,
वो किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। 34 नंबर है, अतः परद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? उससे नेक्स्ट पीछे भी बता चुके थे, चिकनी एवं खुरदरी। ठीक है, चिकनी का काम है वसा बनाना और खुरदरी का काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है, ये चीज़ सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुच्छा में पाए जाने वाले राइजोबोम को क्या कहते हैं? गुच्छा जो होता है उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है गुच्छे में, उसे क्या कहते हैं? तो पोलीराइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलीराइबोसोम। क्या कहा जाता है? पोलीराइबोसोम। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? डिक्टियोसम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसम। डिक्टियोसम। कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो टोनोप्लास्ट। कोशिका की राजधानियों को जो चारों तरफ से घेरा रहता है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। कोशिका की झिल्ली को चारों तरफ से घेरे रखती है, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। चलिए 38 नंबर पे आपको ले चलते हैं। कोशिका द्रव एवं 38 नंबर है, केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? तो केंद्रक छिद्रों द्वारा। किस छिद्र द्वारा? केंद्रक छिद्र द्वारा जो है सो पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? क्रोमेटिन जालिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक द्रव में पाई जाती है। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रक द्रव में। अगला है, RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? तो RNA का संश्लेषण केंद्रक में होता है। RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं? सेंट्रोमियर। कहाँ संयोजित रहते हैं? सेंट्रोमियर में संयोजित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम का जो शीर्ष भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग, उसे क्या कहा जाता है? तो टेलोमियर कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? टेलोमियर। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मानव शरीर जो होता है उसमें कितनी कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। याद रखिएगा। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? पतले और लंबे तार की तरह। कोशिका जो होता है वो बहुत पतला और लंबा तार की प्रकार का रहता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन या श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? रंगीन या श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोलास्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं, ल्यूकोलास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नालिकाओं को क्या कहते हैं, कुंडिकाओं या सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडिकाओं या सिस्टर्नी कहते हैं, कुंडिकाओं या सिस्टर्नी कहते हैं। अगला है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं, स्ट्रोमोटा, नहीं गलती, स्ट्रोमा क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो विद्यमान तरल युक्त गुहा रहता है उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता, झिल्ली के अभाव में। ठीक है, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाली प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, किसी फूल में जो इतने विभिन्न रंग, अलग अलग रंग रहते हैं, वो रंग देने का काम कौन करता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है तो फूलों में रंग देने का काम करता है। चलिए इस वीडियो में हम आपको अति लघुत्तरीय दे दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय देंगे। आपको हमारा चैनल पसंद है तो ज़रूर लाइक को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको 8, 9, 10 का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।